तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विनायक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आता है रस और छंद अलंकार। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रस, छंद और अलंकार। दोस्तों, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ रस, छंद और अलंकार। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ छंद और अलंकार। दोस्तों, इस वीडियो से आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि फिक्स रहता है एग्जाम में कि 6 नंबर पक्का रहता है हिंदी व्याकरण का। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रस। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो रस में केवल आपको दो ही रस पढ़ने होते हैं, हास्य रस और करुण रस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हास्य रस देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रस का स्थाई भाव। तो दोस्तों, स्थाई भाव ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको स्थाई भाव पता रहता है तो आपकी परिभाषा आधी आपको याद हो जाती है। तो दोस्तों, तो हास्य रस का स्थाई भाव होता है, हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। तो दोस्तों, हमने हास्य रस का स्थायी भाव देख लिया है। अब हम हास्य रस की परिभाषा देखेंगे। तो दोस्तों, परिभाषा कुछ है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार और वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस कहलाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के आकार, रूप, वेशभूषा आदि को देख के जो हमारे हृदय में विनोद या आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो दोस्तों, इसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ही प्यारा उदाहरण लिया है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। दोस्तों, हास्य रस पहचाने का बहुत ही बढ़िया तरीका यह है कि कोई भी एग्जाम्पल पढ़ने से जो आपको हंसी आए या कोई आनंद आए उसे ही हम लोग हास्य रस कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना करुण रस। स्टूडेंट, अब हम करुण रस देखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है स्टूडेंट? शोक। तो दोस्तों, अब हम करुण रस की परिभाषा देखेंगे। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव और अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग करता है। सहयोग करता है मतलब जुड़ता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो अब हम देखेंगे करुण रस का उदाहरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी, फननी फणसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया जगदीश। तो दोस्तों, यह बहुत ही पूर्ण उदाहरण है जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल उदाहरण है। जो है, मणि खोए भुजंग सी, जन्नी फणसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों, यह उदाहरण है श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का। यह उदाहरण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने रस देख लिया, रस में हास्य रस और करुण रस देख लिया। अब दोस्तों, हम देखने वाले हैं छंद। दोस्तों, ये अभी महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद। यदि आप 10th में पढ़ते हैं तो आपको छंद में दो ही छंद पढ़ना है, और फर्स्ट है रोला और सेकंड है सोरठा। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले रोला देखेंगे, रोला की परिभाषा देखेंगे। तो दोस्तों, रोला का परिभाषा होता है, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। जो दोस्तों रोला है, यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। दोस्तों, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों, रोला की परिभाषा यह है कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि जो रोला होता है यह सममात्रिक छंद है और इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका उदाहरण हम, और 24 मात्राएं कैसे काउंट करी जाती है ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उदाहरण ये है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो दोस्तों, इसमें मात्रा काउंट करने के लिए एक होता है लघु और एक होता है गुरु। तो लघु के लिए हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं और गुरु के लिए 5 की तरह चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ लघु होता है वहाँ एक मात्रा काउंट होती है या गिनी जाती है, और जहाँ गुरु होता है वहाँ 2 मात्रा गिनी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं जीती। जीती पे यहाँ 2 मात्रा लगभग है, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा, और यहाँ पे भी गुरु, गुरु,
यहाँ पे लघु गुरु, यहाँ पे हो जाएगा लघु गुरु गुरु, यहाँ पे हो जाएगा गुरु लघु लघु, और यहाँ पे हो जाएगा गुरु। तो दोस्तों यहाँ पे इसे मात्रा प्रत्येक चरण में यहाँ पे लिखा था ना, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, यहाँ पे हमारा टोटल 24 मात्रा होती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार सभी में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम मात्राएं काउंट करते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए अगले छंद की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट छंद है सोरठा। सोरठा की हम परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। तो परिभाषा यह है, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोस्तों वहाँ पे रोला था सममात्रिक छंद, यहाँ पे सोरठा है अर्धमात्रिक छंद। तो दोस्तों सोरठा अर्धमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। दोस्तों वहाँ पे 8 चरण होता था, यहाँ पे 4 चरण होते हैं। इसी में दोस्तों स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, कहीं कहीं सोरठा में 8 चरण लोग कर देते हैं और रोला में 4 चरण कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों वहाँ पे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती थी, लेकिन यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। दोस्तों पहले और तीसरे चरण के जो अंत होगा, पहले फिर वहाँ पे उस मात्रा में आएगा गुरु, फिर लघु आएगा। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है कि जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुधिराशि शुभ गुण सदन। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो कि यह सोरठा समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दोस्तों इसको यहाँ पे याद भी कर सकते हैं। दोस्तों जो ही सुमिरत सिद्धि हुई, दोस्तों यहाँ पे जो कॉमा है, यहाँ जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉमा है तो 1 चरण हो गया, फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो गया यहाँ तक 2 चरण, यहाँ से लेके 3, यहाँ से लेके 4, तो इसमें 4 चरण है। तो दोस्तों इसकी मात्राएं कुछ जिस प्रकार उसमें काउंट की गई थी लघु गुरु करके, यहाँ पे भी वही है। हमने रस और छंद देख लिया है, अब अलंकार देखेंगे। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो दोस्तों यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो यहाँ पे अलंकार आपको 3 ही अलंकार पढ़ने होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, और सेकंड है रूपक अलंकार, और थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी की परिभाषा और उदाहरण जान लाना चाहिए। दोस्तों यदि आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह फिक्स टॉपिक है जो कि 6 नंबर का आता है। तो दोस्तों आपको जरूर ही देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम उपमा अलंकार में उसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा या जिसे हम लोग लक्षण बोलते हैं, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे यह लिखा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या किसी व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। दोस्तों इसका एग्जाम्पल यह है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो यहाँ पे चरण की समानता गुलाब से की जा रही है। तो दोस्तों वही चीज़ है। अब एक सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिस मन डोला। ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिपद कोमल कमल से। दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार आता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट अलंकार देखेंगे जिसका नाम है रूपक अलंकार। तो दोस्तों रूपक अलंकार देख लेते हैं। दोस्तों हम रूपक अलंकार देख लेते हैं। रूपक अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण देखेंगे। तो दोस्तों परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय को हम प्रस्तुत बोलते हैं, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे उपमेय शब्द और उपमान शब्द का क्या होता है? तो दोस्तों उपमेय शब्द का अर्थ होता है प्रस्तुत और उपमान शब्द का होता है अप्रस्तुत। मतलब कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, जहाँ अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों बहुत ही बढ़िया
एग्जाम्पल है जो कि याद कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। और सेकंड है हरि जननी मैं बालक तेरा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, आप दोनों को याद कर सकते हैं, काफ़ी छोटा छोटा है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट अलंकार देखने वाले हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे और इसका भी हम उदाहरण देखेंगे। तो परिभाषा कुछ है इस प्रकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की अब संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों यदि आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गाथ, मानो नीलमणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाला है, जहाँ पर कोई शब्द आ जाए जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मनु मानो तो यहाँ पे देखिए मानो आ गया, जनु जानो, ऐसे कोई भी जहाँ पे शब्द दोहराया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में रस छंद अलंकार तीनों ही करा दिया है। दोस्तों एक वीडियो में कैसी लगी ये सब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।